गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कल हम लोगों ने वेक्टर्स में क्या क्या काम किया था? वेक्टर्स पे क्वेश्चंस ही किए थे मोस्टली, और सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको डेराइव किया था, और सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। तो वर्चुअली हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पे क्या क्या बातें वर्कआउट करी थी वो एक बार रिकॉल करते हैं। पहली बात तो हमने ये डेराइव किया कि इंटरनल डिवीजन के लिए मीन्स अगर कोई ए बी पॉइंट है, A and B are the points with corresponding position vectors small a and small b respectively, and there is a point P which divides AB in the ratio m:n internally. Then the position vector of P, the position vector of the point P can be obtained as, क्या लिखा था भाई, क्या पोजिशन वेक्टर था? पोजिशन वेक्टर R of point P will be written as m divided by position vector m multiplied by b plus n multiplied by position vector of a over m plus n, which can be written as m by n times b vector plus n times plus a vector. Sorry, if you divide the numerator and denominator both by a, both by m n, then the result will look like this. Similarly, we also concluded that if the division is external in nature, if division is not internal, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और P पॉइंट बाहर कहीं लाई कर रहा है, AB प्रोड्यूस पर लाई कर रहा है, तो else everything is same. This is position vector A, this is position vector B, and it has position vector R. तो हेयर एक्सटर्नल डिवीजन में सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, सॉरी, m:n डिवीजन का मतलब होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक mk होगा और ये nk होगा, isn't it? तो ये mk हुआ और ये nk हुआ, तो डिवीजन बोला जाएगा m:n। अब यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर p का होगा, मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा r, दैट विल बी रिटन एज m, a से डिस्टेंस m है, m will multiply to the position vector of b, n will multiply to the position vector of a, अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर, तो प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, जब आप प्रूफ करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है, और mb माइनस na अपॉन m माइनस n आएगा। अब इसको मैंने प्रूफ नहीं किया था, आई होप, बिकॉज एक प्रूफ कर दिया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको प्रूफ कर गए होंगे, दूसरा वाला पार्ट को अपने आप प्रूफ किया होगा, क्योंकि प्रोसेस तरीका तो वही है प्रूफ करने का। इसको अगर आप, इफ यू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस ऑफ n, तो इट विल लुक लाइक m ओवर n नेगेटिव टाइम्स b प्लस a वेक्टर अपॉन नेगेटिव m बाय n प्लस 1। तो इवेंचुअली हमने क्या कंक्लूड किया इन दोनों से, इन दोनों आउटकम से हमने कंक्लूड क्या किया? कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन इज दिस, लुक एट इट, that whenever the division ratio is not mentioned, तो हमें कोई एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब
एक कंक्लूजन तो ये लिया कि इफ रेशियो ऑफ डिवीजन इज नॉट गिवन, तब हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल। देन टेक इट एज लैम्डा इज टू 1। अब आप बोलोगे कि लैम्डा इज टू 1 क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, हम बोलेंगे आप ले लो m इज टू n ले लो, बट m इज टू n को अगर आप दोनों रेशियो डजेंट चेंज इफ यू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या इफ यू डिवाइड द बोथ क्वांटिटी बाय सेम नंबर, तो n से डिवाइड करो तो यही m बाई n इज टू 1 हो जाएगा। इसी m बाई n को लैम्डा मान लो, तो लैम्डा इज टू 1 लेने में कोई इश्यू नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी इफ यू टेक द रेशियो एज लैम्डा इज टू 1। और अगर आपने रेशियो लैम्डा इज टू 1 लिया तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? तो हम एक सिंगल फार्मूला लगाएंगे, क्या? m बाई n को लैम्डा लिया या माइनस m बाई n को लैम्डा, तो लैम्डा b प्लस a अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, सिंगल फार्मूला हमेशा प्लस के साथ। एंड आफ्टर सॉल्विंग दो सिचुएशंस अराइज होंगी। अगर लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि लैम्डा अननोन है, लैम्डा अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे डिवीजन इंटरनल है, और लैम्डा नेगेटिव आता है तो बोलेंगे डिवीजन एक्सटर्नल है। एक तो ये बात है कि ये सारे डिस्कशन, ये कंक्लूजन था, जो कुछ भी हमने लास्ट क्लास में किया था ना, उसका लास्ट में कॉन्सेप्ट का ये कंक्लूजन था सेक्शन फार्मूले का। अच्छा जी, दूसरी बात कि इसके एप्लीकेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, है ना? तो एप्लीकेशंस पर, एप्लीकेशन भी यहीं से क्रिएट होते हैं। ये एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे, दे ऑल अराइज फ्रॉम द सेम, यहीं से। इसी को अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहीं से एक बात और समझ में आ रही है, यहां से क्या, कि R जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P is lambda upon lambda plus 1 times B plus 1 upon lambda plus 1 times A वेक्टर। इसका मतलब है कि जहां कहीं भी हमें 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात होगी, इफ वी आर गिवन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर दिए हुए हैं, मतलब एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर P है, और ये तीनों कोलिनियर हैं, तो हमेशा एनी वन ऑफ द 3 पोजीशन वेक्टर्स कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। मतलब कि तब हम R को लिख सकते हैं x टाइम्स b प्लस वाई टाइम्स a वेक्टर। Position vector of one of the point can be written as linear combination of the other two position vectors। linear combination मतलब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, सच दैट ये x क्या है, लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, y क्या है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो x और y का सम क्या होगा 1। ये चीज कोलिनियरिटी टेस्ट करने का एक जरिया बन जाएगी, एक वे, एक अप्रोच बन जाएगी। तो दिस वाज समथिंग जो डिस्कस हुआ था, अब इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, शैल वी मूव है? तो आप फटाफट एप्लीकेशंस देखते हैं जल्दी से। तो एक सेकेंड, पहला, अब इसमें हम लोगों ने जो कुछ भी एप्लीकेशंस में लर्न किया था, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन ए बी, राइट, ये बता दिया था मैंने डिटेल में। तो हम ऐसा ले लेंगे कि R, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R एज्यूम करेंगे एक्स ए प्लस वाई बी सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। Because if P divides AB in the ratio lambda is to 1, then R will be lambda by, वही जो अभी आर्गुमेंट में आपको समझा रहा था। दूसरी पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि the above result can be used to test the collinearity of 3 पॉइंट। कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, A, B, R are collinear, then position vector of any one of them, not necessarily R, A, B और R के टर्म में, B, A और R के टर्म में, R, A और B के टर्म में, can be written as R as x a plus y b such that x plus y equal to 1। फिर इसी के बाद मैंने एक डिस्कशन किया था कि इसका एक बहुत ही हेवीली यूज्ड एप्लीकेशन, कि अगर किसी ट्रायंगल के
तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर नोन है, मींस वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, ए small a small b small c are respective position vector of the vertices a b c, and d and e are the point on bc and ca dividing bc in the ratio, d divides bc in the ratio m is to 1 and e n is to 1. तो ये कुछ बातें हमें फाइंड करनी है क्या, कि जब हम, अब इसका पूरा कंप्लीट वर्कआउट करके मैं दिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे जाऊंगा. ऐसी सिचुएशन है, अब सभी लोग नोट करो फटाफट जल्दी से, कि आई हैव अ ट्रायंगल and there is a point D on BC. Triangle हमारा है ABC. This is A, this is B, and this is C. D is the point on BC, which divides BC in the M is to 1. तो ये M K है और ये 1 है. K है, K. M K is to K मतलब M is to 1, है ना. या अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं m is to 1 लिख दूं. सिमिलरली एक पॉइंट यहां पर E है, बोल रहे हैं ये डिवाइड कर रहा है CA को इन द रेशियो n is to 1, तो ये n है और ये 1 है. इन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आपको स्मॉल a फॉर दिस, स्मॉल b फॉर दिस, स्मॉल c फॉर दिस, एंड स्मॉल d फॉर d, एंड स्मॉल e पोजीशन वेक्टर ऑफ E. Now AD and B if joined, we need to find the position vector of the point of intersection. ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहे हैं. P मतलब इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो R लिखना चाह रहे हैं. वो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात कि सिंस, ध्यान से समझना, सिंस A, D and P are collinear, therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो R है, वो कॉन्सेप्चुअली जाओ तो वो होना चाहिए कुछ ऐसा, XA प्लस YB YD सच दैट X प्लस Y इक्वल टू 1. ध्यान से समझना, एक फाइंडिंग तो ये, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द लाइन AD will have position vector R satisfying this condition. Similarly, since B, P and E are also collinear, B, P and E collinear, and therefore R position vector can also be written as X naught B plus Y naught E such that X naught plus Y naught 1. ये हमारे जेहन में होना चाहिए कि अगर P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो P जो है A और D का भी कॉम्बिनेशन से बनेगा और B और E के कॉम्बिनेशन से बनेगा, सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस. अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कैसे कैरी आउट करेंगे. हमने बोला कि जरा एक बात देखो, इधर देखो ध्यान से, ये D का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, सिंस D कैन बी रिटेन एज, यहां से देखो तो D क्या लिखोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ. M आपकी आवाज आनी चाहिए, मतलब आप बताएंगे मुझको. D होगा M टाइम्स M मल्टीप्लाइड बाय C प्लस B डिवाइडेड बाय M प्लस 1. और या इस इक्वेशन से मेरे को मिल रहा है वो यहां मैं लिख रहा हूं, M प्लस 1 टाइम्स D वेक्टर इज इक्वल टू M times C vector plus B vector. This is one equation. This is one equation. I hope you all agree. Equation A. ऐसे जरा E पोजीशन वेक्टर लिखो. पोजीशन वेक्टर E क्या होगा, N टाइम्स A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय N प्लस 1.
तो यूजिंग दिस, इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं n+1 को मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो क्या आएगा, n+1 मल्टीप्लाइड बाई ई वेक्टर इज इक्वल टू n, बोलो, सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, दिस इज बी। ये दो इक्वेशन मिल रहे हैं हमें, है कि नहीं? अब जरा देखो, कुछ भी आप लिखो ना तो इसको ध्यान में रखते रहो, यहां यहां आपकी निगाह हमेशा रहनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। कौन से पॉइंट का? ये पॉइंट का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना। मतलब वो ए के साथ डी, ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन, मतलब डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन। तो डी यहां है तो यहां हमें ए चाहिए, और ई के साथ बी का कॉम्बिनेशन, तो यहां ई है तो बी चाहिए। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मुझे ए का मल्टीपल ऐड करना है, सेकेंड इक्वेशन में बी का मल्टीपल कुछ ऐड करना है, सच दैट दोनों सेम हो जाए। तो वी नीड टू create a position vector by adding suitable scalar multiple of a in equation A and of B in equation B। सेकेंड इक्वेशन में बी का स्केलर मल्टीपल ऐड करना है, फर्स्ट इक्वेशन में ए का स्केलर मल्टीपल ऐड करना है, सच दैट RHS becomes सेम। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि ए और डी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल हो जाए बी और ई के लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि एलएचएस इक्वल है। तो डेफिनेटली वो एडी लाइन का भी पॉइंट होगा, बी का भी होगा, और दो लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है, और वो डेफिनेटली पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, इक्वेशन ए और बी दोनों में आरएचएस में कॉमन वेक्टर को पहले लोकेट करो। कॉमन वेक्टर क्या है, कॉमन टर्म क्या है? तो सी वाला टर्म कॉमन है दोनों में। तो भाई इसमें ए ऐड करोगे, इसमें बी ऐड करोगे, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो पहले इनको इक्वल तो बनाओ। तो पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है मेक टर्म विद कॉमन वेक्टर, कॉमन पोजीशन वेक्टर सेम इन बोथ इक्वेशन, सेम इन बोथ इक्वेशन। पहला काम ये करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहला m टाइम्स c था, तो यहां पर m मल्टीप्लाई कर दो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन b बाय m। तो हमारे को ऐसा मिला, यहां पर m मैं यही कर दूं मल्टीप्लाई, या चलो फ्रेश लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं। हाँ जी, यहाँ देखो, m+1 टाइम्स d वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स c वेक्टर प्लस b वेक्टर। पहला इक्वेशन ये रहेगा, यहां पर m मल्टीप्लाई होगा, तो m प्रोडक्ट n+1 टाइम्स e वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स c वेक्टर प्लस mn टाइम्स a वेक्टर। अब ये तुम्हारा a मिल गया, ये न्यू b इक्वेशन आ गया। अब आप देखो तो फर्स्ट में क्या ऐड करो, जो मिसिंग वेक्टर है, तो नाउ ऐड मिसिंग वेक्टर्स।
to make RHS same, right hand side of both equations same. तो दोनों इक्वेशन का RHS सेम करने के लिए यहां पर देखो B है बट इसमें B नहीं है, तो दोनों साइड B ऐड कर दो, यहां पर B वेक्टर ऐड कर दो और यहां पर भी B वेक्टर ऐड कर दो। और यहां पर देखो mn इंटू ए वेक्टर है, यहां पर a का कोई टर्म नहीं है, तो यहां पर m इंटू एन टाइम्स ए वेक्टर ऐड कर दो दोनों साइड, क्योंकि इक्वालिटी वैलिड रहनी चाहिए। कितने लोग ये वाला स्टेप समझ में आ गया? स्टेप 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ये दोनों स्टेप्स ही सबसे क्रूशियल स्टेप्स हैं। इसके बाद तो आपका जस्ट फॉर्मुलेशन हो जाएगा। स्टेप 1 क्या किया था बोलो? स्टेप 1 में क्या किया था? जो RHS में जो वेक्टर कॉमन है उस वेक्टर का स्केलर कोएफिशिएंट आइडेंटिकल बनाओ, कॉमन वेक्टर को सेम बनाओ। उसके बाद क्या किया? मिसिंग वेक्टर को ऐड करो। पर्पस A और D का कॉम्बिनेशन लेफ्ट में बन गया और B और E का कॉम्बिनेशन इधर लेफ्ट में बन गया और RHS सेम हो गया। अब एक ही काम बचा हुआ है, क्या? ये देखो ध्यान से, R वेक्टर इज XA प्लस YD, तो XA प्लस YD तो बन गया, बट X प्लस Y इक्वल टू 1 भी चाहिए। और R वेक्टर इज X नॉट B प्लस Y नॉट E सच दैट X नॉट प्लस Y नॉट 1 चाहिए। तो अब ये कोएफिशिएंट का सम 1 चाहिए, तो उसका तो तरीका बड़ा सिंपल होता है कि X प्लस Y से डिवाइड कर दो। तो अब अगला लास्ट स्टेप में क्या है? लास्ट स्टेप में इधर देखो, इसको डिवाइड करो किससे? mn प्लस m प्लस 1 से, दोनों साइड में। और यहां पर क्या होगा? इससे यहां किससे डिवाइड होगा? यहां भी वही देखो, mn प्लस m प्लस 1 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। वही a का कोएफिशिएंट mn है, c का m है और 1 है, तो उसी से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये डिवाइड करोगे योर जॉब इज डन। अब क्या आया जरा इसको इंटरप्रेट करो। क्या आया? इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में हम क्या बोलेंगे? अब कैन आई इंटरप्रेट? कैन यू इंटरप्रेट? there exists a point capital P having position vector r such that r is equal to mn into a vector plus b vector plus m times c vector divided by mn plus m plus 1, which divides AD इन रेशियो। AD का रेशियो क्या है देखो, m प्लस 1 इज टू n, m प्लस 1 इज टू mn, यहां से दिख रहा है। एंड B इन रेशियो, एंड BE इन रेशियो, सेक्शन फॉर्मूले से रीड करो, ये BE, तो mn प्लस 1, m टाइम्स n प्लस 1 इज टू 1। तो यहां तीन बातें पता चल गई। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, फिर ये दिस इज टू दिस रेशियो भी मिल गया, एंड दिस इज टू दिस रेशियो भी मिल गया। एक साथ में एक तीर से तीन शिकार हो गए। क्या क्या मिला मेरे को? एक तो ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मिल गया। क्या मिला भाई? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कोई आपसे पूछे तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो है ये है तुम्हारा m इंटू n टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वर्टेक्स प्लस b पोजीशन वेक्टर प्लस m टाइम्स c पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय mn प्लस 1 प्लस m, ये r पोजीशन वेक्टर मिल गया। फिर आपसे बोला गया कि व्हाट इज, यहीं पर लिख रहा हूं मैं,
जब मैं और क्वेश्चन करोगे ना तो और क्लैरिटी होगी। अभी तो फिर एक बार जस्ट सारी बातों को लिख दो, यहाँ छोड़ो यहाँ। अब ये आप लिख चुके, इसको मैं हटा रहा हूँ बेटा, यहीं पर मैं रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज एडी, ध्यान से सुनो और बताओ, आप अपने आप इंटरप्रेट करो इसको जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। एडी, एडी नहीं, पीए इज टू पीडी रेशियो क्या आया, मतलब पी एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो यहां से दिखेगा, यहां से क्या दिखेगा, इट इज एम एन अपॉन, ये एम एन है ना, एम एन होगा तभी तो ये, नहीं एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन इज टू एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम प्लस वन इज टू एम एन, क्योंकि अगर m प्लस वन है ये और ये mn है, तभी ना m प्लस वन डी में मल्टीप्लाई हुआ और mn a में मल्टीप्लाई हुआ है ना, एंड ऑल्सो pb इज टू pe क्या आया, तो ये रेशियो क्या आया, तो ये यहां सेकेंड वाले रिजल्ट से देखो, b के अपोजिट में जो मल्टीप्लाई हुआ वो e से होगा ना, हाँ जी, तो ये हो जाएगा m इंटू एन प्लस वन, जो कि e में मल्टीप्लाई हुआ और ये वन, इट इज m इंटू एन प्लस वन अपॉन वन। तो देखा तीन बातें आ गई ना, पोजीशन वेक्टर भी आ गया और रेशियो ऑफ डिविजन्स भी आ गए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, आप जब दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे फिर से इसको रीड करेंगे ना तो ये बात और क्लैरिटी से समझ में आएगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको नोट कर लिया, हटाओ इसको, सारे बच्चे जस्ट कंफर्म करो कि हैव यू नोटेड डाउन दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। तो एक क्वेश्चन लिखे, प्रूफ दैट, राइट डाउन द क्वेश्चन, प्रूफ दैट the medians of a triangle are congruent, prove that the medians of triangle are congruent and the point of intersection of median, क्या होता है point of intersection of median, centroid, and the point of intersection that is centroid divides the median in the ratio 2:1. Centroid divides the median in the ratio 2:1 using vector method. तो वेक्टर मेथड से आपको प्रूव करना है क्या, कि मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, कोई भी ट्रायंगल के लिए मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मीडियन को, सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है। मीडियन क्या होती है, तो मीडियन होती है मिड पॉइंट ऑफ साइड को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो इस बात को वेक्टर से प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे वो मैं करके दिखा रहा हूं। देखो ये ए है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया स्मॉल ए, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ले लिया स्मॉल बी एंड सी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ले लिया स्मॉल सी, एंड लेट मीडियन मतलब मिड पॉइंट 1:1 रेशियो में ये डी है, स्मॉल डी इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट को हमने ई एज्यूम किया 1:1 रेशियो, स्मॉल ई इज द पोजीशन वेक्टर और इस पॉइंट को हमने एफ एज्यूम किया, स्मॉल एफ इज द पोजीशन वेक्टर। अभी ये कॉन्करेंट है ऐसा मान के नहीं चल रहे हैं, मतलब दो तो इंटरसेक्ट करेगी, तीसरे वाले को हम लेट अस नॉट एज्यूम दैट वो कॉन्करेंट है, इसकी कॉन्करेंसी हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, इसको मैं डॉटेड करके छोड़ दे रहा हूं, सिर्फ दो को एज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है सर, मान लो ये दो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो G है, कैपिटल G, और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल g है। अब देखो क्या क्या करना है हमें, ना तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें G का पोजीशन वेक्टर क्या है ये चाहिए,
ABC के टर्म में, ये पता करना है। दूसरा, हमें GA/GD रेशियो भी चाहिए, ये भी नहीं दिया हुआ है। और GB/GE रेशियो भी फाइंड करना है, ये भी नहीं दिया हुआ है। और GC/GF रेशियो भी फाइंड करना, दिया कुछ नहीं है, सब कुछ फाइंड करना है। सिर्फ दिया ये है कि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये भी इक्वल है, बस इतने दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब कुछ फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसका देखो सिंपल सा तरीका। सबसे पहला पॉइंट डी क्या है, तो डी पोजीशन वेक्टर इज B+C/2। पोजीशन वेक्टर इज A+C/2। पोजीशन वेक्टर F क्या है, A+B/2। एंड देयरफॉर पहला इक्वेशन मेरे को दिख रहा है कि 2D, since 2 position vector D is equal to B+C, I hope you all agree, 2E is equal to A+C, C+A, and 2F is equal to A+B. I think it is very obvious, right? Now what I see that in first and second equation C मैच कर रहा है, सेकंड थर्ड में A मैच कर रहा है, फर्स्ट थर्ड में B मैच कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि G जो है, G पोजीशन वेक्टर G क्या होना चाहिए, तो AD लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए XA + YD सच दैट X/X+Y टाइप का होना चाहिए, ऐसा बोलो, है ना? ऐसे बिकॉज G पॉइंट B लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो हम ये भी बोले कि यही चीज X0B + Y0 E/X0 + Y0 टाइप का भी होना चाहिए। तो हमने बोला कि D, देखो D के साथ A और B के साथ E, मतलब E के साथ B बनाना है, तो D के साथ A चाहिए, तो यहां पर हम ऐड A वेक्टर इन द फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड। जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और E के साथ B चाहिए, तो मिसिंग वेक्टर, इसमें मिसिंग वेक्टर B है, तो यहां B ऐड कर दो और यहां भी B ऐड कर दो, और चाहो तो यहां पर C ऐड कर दो और यहां पर C ऐड कर दो। कर लिया। अब भाई XA + YD तो आ गया, XA + YD/X+Y चाहिए, तो X+Y क्या हुआ 3, तो ये 3 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को, इसको भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, और इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। क्या आया, देयरफॉर क्या कंक्लूजन आया कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट कैपिटल G, there exists a point capital G with position vector small g such that small g is equal to A plus B plus C divided by 3, which is also equal to A plus 2D by 3, and which is also equal to B plus 2E by 3, which is also equal to C plus 2F by 3. Therefore, G divides AD in the ratio AD 2:1, 2D into A by 2 plus 1, है ना, 2 plus 1 in ratio 2:1, and BE in ratio B 2:1, yeah, 2E plus 1
b अपॉन 2+1, ये देखो 2e plus b by 3, and CF in ratio 2:1, and therefore AD, BE and CF are concurrent. तो तीनों चारों बातें एक साथ प्रूव हो गई। क्या? कि तीनों मीडियन कॉन्करेंट है, तीनों के मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का पोजीशन वेक्टर ये है, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एडी मीडियन, बी मीडियन एंड सीएफ मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2 फ्रॉम द वर्टेक्स साइड, 1 फ्रॉम द बेस साइड। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया। तो एक बार कंफर्म करो बेटा, सभी लोग इसको कंफर्म करो कि सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। जिसको ट्रबल है चैट बॉक्स में मेंशन करो अपना प्रॉब्लम। ना बोलने से कुछ नहीं फायदा होगा, जहां पर दिक्कत है उसको बोलो। जौन से स्टेप पे बोलोगे उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव गॉट ओनली 17 रिप्लाईज, तो सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। लास्ट का रिपीट कर दो जैसा कोई चीज नहीं होता है। कौन सा स्टेप रिपीट करना है, कौन सी लाइन रिपीट करनी है? लास्ट का क्या मतलब होता है बेटा? कौन सा लास्ट की बात होती है? किसको लास्ट बोल रहे हो आप? मुझे कैसे पता चलेगा? एंड अभी भी 30 में से केवल 20 रिप्लाई आ रही, बाकी 10 लोग सो रहे हैं क्या? अब मैं एक एक स्टेप बोलूंगा और आप बताना कौन से स्टेप में क्लियर है, ठीक है? सबसे पहले तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ जी, देखते जाओ। ये सारा तो समझ में आ गया था, ये लिखा समझ में आया सबको? हाँ या ना फटाफट आंसर करेंगे, यस। अच्छा, जी ऐसा होना चाहिए ये समझ में आ गया था? जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है? ग्रेट, गुड। और ये फाइंड करना है, ये भी समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये जो फर्स्ट लाइन लिखी पहले मैंने, ये तो मैंने सेकेंड स्टेप पे लिखा ना, ये स्टेप 2 था, स्टेप 3 था इनफैक्ट। स्टेप 1 मैंने क्या लिखा था? स्टेप 1 मैंने लिखा था डबल डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, डबल ई इज इक्वल टू सी प्लस ए, एंड डबल एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सबको समझ में आया था कि नहीं? समझ में आया था। अब तुम्हें जी लाना है तो डी के साथ क्या चाहिए? डी के साथ ए चाहिए, और ई के साथ बी चाहिए, एफ के साथ सी चाहिए, है देखो, सच दैट राइट हैंड साइड सेम हो जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमने बोला कि जो कॉमन वेक्टर वो सेम करो। तो कोई भी दो में कॉमन वेक्टर देखा सेम है, इन दोनों में ए सेम है, पहले तीसरे में बी सेम है, तो कॉमन वेक्टर का तो कोई इश्यू था ही नहीं, वो तो सेम ही है। अब हमें सिर्फ जो मिसिंग वेक्टर को ऐड करना है। क्योंकि मुझे डी के साथ ए चाहिए था, तो पहले वाले इक्वेशन में हमने स्टेप 2, अब स्टेप 2 में मैंने क्या किया? मैंने ऐसा किया ए प्लस 2d, ए ऐड किया दोनों साइड में, तो राइट साइड में आया बी प्लस सी प्लस ए। दूसरे वाले में बी ऐड किया तो b प्लस 2e आया c प्लस ए प्लस बी। तो हमने देखा राइट साइड इक्वल भी तो बन रहा है, c प्लस 2f क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी। तो राइट हैंड साइड सेम हो गया। राइट हैंड साइड सेम होने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट है जो AD पर भी है, बी पर भी है, CF पर भी है, क्योंकि वो सेम है, एक ही वही पॉइंट है। RHS वेक्टर सेम है, अगर पोजीशन वेक्टर सेम है तो पॉइंट सेम है।
लगभग हम लोग क्लोज कर चुके हैं प्रॉब्लम को, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें अगर ऐसा पॉइंट ढूंढना है तो एडी पर है, तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए एक्स ए प्लस वाई डी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स 1 है, वाई 2 है, तो एक्स प्लस वाई 3 है। तो इसलिए तीसरे स्टेप पे जाके हमने बोला कि डिवाइड बाई 3 ऑल इक्वेशंस, तो जाकर के ये तीसरा स्टेप यहां आ गया। इसके बाद तो फिर हमने इंटरप्रेट किया, आरएचएस सेम है, मतलब ये एलएचएस बताता है कि एडी का ये एडी का पॉइंट है, और यही बीई का भी पॉइंट है, और यही सीएफ का भी पॉइंट है, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। अब वो ऐसा पॉइंट तो एक ही हो सकता है ना जो दो लाइन को कट कर रहा हो, तो वो जी पॉइंट ही तो हो सकता है जो एडी बी का कॉमन है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जी विद पोजिशन वेक्टर स्मॉल जी, दैट स्मॉल जी विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, क्योंकि तीनों में सेम है, वही है। But it is also equal to a plus 2d by 3. That means it divides AD in the ratio 2:1. It is also equal to b plus 2e by 3. That means it divides b in the ratio 2:1 and CF also in the ratio 2:1. I hope now it is clear. Hello. Now just let me know. अब फिर से मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, और अब आपका रिप्लाई जो है 100% मेरे को मिलना चाहिए हाँ या ना में। कोई बात नहीं समझ में आया आप ना बोल देना, लेकिन नहीं रिप्लाई करेंगे ये अलाउड नहीं। सारे बच्चों की रिप्लाई आनी चाहिए। I have got only 21 replies out of 29. Rest all बचे हुए 8 लोग क्या कर रहे हैं भाई? सो रहे हो क्या तुम लोग? चलो फिर तो ईश्वरी मालिक है। आगे चलते हैं। पूरी मतलब तुम लोग को एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने में ना पूरा एक लेक्चर खत्म हो जाता है एक कॉन्सेप्ट पर। तो क्वेश्चन क्या करोगे? इतना स्लो हो गए हो तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तुम लोग के साथ तो बहुत मुश्किल है। तो ये सारा डिस्कशन क्लोज किया मैंने, सारी बातें। सबसे पहले कोएफिशिएंट कॉमन वेक्टर का सेम बनाना है, उसके बाद मिसिंग वेक्टर सेम बनाने हैं, रिप्लेनिश करने हैं, और उसके बाद अपने आप कोएफिशिएंट के सम से डिवाइड करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली कंडीशन लाने के लिए। तो ये सब याद रखना, क्वेश्चंस करिए। चलिए फटाफट, बहुत हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 2 हम लोग कर चुके हैं बेटा, अभी जस्ट 2 ही तो मैंने करके पूरा दिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी आंसर करो। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 मिनट का, ठीक है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ चुके हैं वेक्टर में ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और सेक्शन फार्मूला, सब कुछ, कोई भी टूल यूज हो सकता है। जितनी बातें मैंने बताई कुछ भी यूज हो सकता है। तो गो अहेड। 2 मिनट बाद मैं डिस्कस करूंगा, 2 मिनट तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं, शांति से केवल तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करूंगा। दिशांत का आंसर आया √6। ओके ओके। दिशांत बेटा अनम्यूट करो। क्या क्या ऑब्जर्व किया तुमने, बताओ जरा सबको। अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ अपना ऑब्जर्वेशन सबको। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया, दे कॉन्स्टिट्यूट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहली बात ये मत मानना कि ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, क्योंकि ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि ये वेक्टर ट्रायंगल एबीसी के साइड्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब साइड को बनाते हैं। तो एक, अब ये साइड बनाते हैं, इससे एक अच्छी बात, मतलब एक वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, और अगर ये ट्रायंगल की साइड है, तीसरा भी साइड है, तो डेफिनेटली ये तीसरा रिजल्टेंट होगा। कोई दो का रिजल्टेंट तीसरा होगा, उसको ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि कौन किसका रिजल्टेंट है। तो सी को बी में अगर ऐड किया जाए, सी प्लस बी, तो एज वी कैन ऑब्जर्व दैट सी एडेड विद बी इज इक्वल टू ए।
ये ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ना। C प्लस बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब अगर ये C वेक्टर है और ये B वेक्टर है तो ये वेक्टर A वेक्टर है। रिजल्ट है ना C प्लस बी इक्वल टू ए, ये A वेक्टर है। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही होना था। जैसे ही आपने ये बात ऑब्जर्व की, फिगर आउट करी बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो आप क्लियर बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर सी। तो वेक्टर सी को बाइसेक्ट करने वाला, दो टुकड़ा करने वाला मीडियन क्या होगा। तो मान लो ये कैपिटल सी पॉइंट है, मान लो ये कैपिटल बी पॉइंट है, मान लो कैपिटल ए पॉइंट है, और ये मान लो डी है, डी। तो सी डी, ये मीडियन की लेंथ पूछी जा रही है। अब बताओ कैसे मिलेगी ये लेंथ। तो ये जो सी डी है, सी डी या डी सी लेंथ, हम ये बोल सकते हैं कि डी सी वेक्टर जो है, अगर कोई वेक्टर के कोई लेंथ चाहिए तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम ये वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। डी सी वेक्टर क्या आएगा, तो डी सी वेक्टर इक्वल टू डी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। एंड डी ए वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, तो ये, क्योंकि ये इक्वल है ना, तो हाफ है किसका, सी वेक्टर का। इट इज हाफ सी प्लस ए सी वेक्टर, तो क्लियर है बी वेक्टर है। तो इट इज हाफ सी क्या आया, इट इज 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर निकालो सीधे बी। तो बी वेक्टर दिया हुआ है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो i कैप माइनस जे कैप प्लस 3j कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस 4k कैप प्लस k कैप। ये डीसी वेक्टर आ गया। तो डीसी लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वेक्टर, that is square root of 1 plus 4 plus 1, so it is equal to √6। तो सबको आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। ग्रेट, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास है 4 मिनट, 4 to 5 मिनट। टेक योर टाइम, 4 से 5 मिनट में आंसर निकलना चाहिए आपका। आई होप थर्ड क्वेश्चन हो गया। दीक्षांत की रिप्लाई आई, एडी कैप इज दिस, ओके। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूं पहले, ठीक है। क्या दिया इन्होंने बोला ए बी सी रिस्पेक्टिवली इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। दिस इज ए 1 2 4, बी 0 4 2 and C 1 6 7। D lies on BC such that AD is angle bisector of angle A। D एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ऐसा कुछ है। एंगल बाइसेक्टर की क्या खासियत होती है, डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल।
तो ये जो रेशियो है बी डी इज टू डी सी, जो रेशियो होगा ये होगा ए बी इज टू ए सी, ए बी इज टू ए सी रेशियो के इक्वल होगा। अब ये, क्योंकि भाई जब तक ये रेशियो नहीं मिलेगा तब तक डी का पोजीशन वेक्टर नहीं मिलेगा, और डी का पोजीशन वेक्टर नहीं मिलेगा तो ए डी लेंथ नहीं मिलेगी। तो डी का पोजीशन वेक्टर भी चाहिए और ए डी का यूनिट वेक्टर भी चाहिए, तो हमें डी तो चाहिए। अब व्हाट इज लेंथ ए बी, तो दिस ए बी लेंथ जो है ना, स्मॉल सी जिसको बोल सकते हैं, वो क्या होगा, तो वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, क्लियर दिख रहा है क्या, 4 + 4, 8 + 1 9, √9 इज 3। ऐसे ही ये जो स्मॉल b है ये लेंथ भी निकाल सकते हैं, 6 2 4 16 + 3 9 5 हो गया। तो ये 3:5 रेशियो है। तो डी पोजीशन वेक्टर डी आ गया। तो पोजीशन वेक्टर डी, पहला आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं, डी का पोजीशन वेक्टर क्या आया, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल सी थ्राइस ऑफ सी 3c + 5b divided by 8, and if you calculate c मतलब I cap plus 6j cap plus 7k cap, and this is 4j cap plus 2k cap, तो thrice c मतलब 3I cap plus 6j cap मतलब 18j cap plus 21k cap plus 5b मतलब 20j cap plus 10k cap divided by 8। ठीक है जी। डी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए तो हमने ये कर दिया, मतलब डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ई क्या है, तो ई डिवाइड्स सी ए इन द रेशियो 1:2, तो बड़ा सिंपल है, ये के है मान लो और ये 2k है, तो ये ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसा, ट्वाइस सी प्लस a/3, ये तो लिख ही लेंगे आप, स्ट्रेट अवे लिख लेंगे। अब तीसरी बात पर आते हैं, बोला यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एडी चाहिए। अब एडी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको अगर डी को पूरा लिख दिया तो वही आया जो आप बोल रहे हो। एडी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के लिए एक तरीका तो ये है कि ए वेक्टर पता चला, डी वेक्टर, ए पोजीशन वेक्टर डी पता है, तो एडी वेक्टर लिख लो और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बट दैट इज नॉट सजेस्टेबल। द बेटर वन इज कि आप ये एक यूनिट वेक्टर इधर निकाल लो और एक यूनिट वेक्टर इधर निकाल लो, और फिर दोनों यूनिट वेक्टर को, रोम्बस वाली प्रॉपर्टी है ना, ये ऐड कर लो ऐसे, वो ज्यादा आसान होगा। व्हाट इज, ये यूनिट वेक्टर मान लो है अल्फा कैप और ये है बीटा कैप, क्या आएगा भाई, ये वेक्टर क्या आया था, ये वाला ए बी वेक्टर क्या आया, अल्फा कैप क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो इसका 3 है, तो क्या आएगा, -I कैप प्लस 2j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाई 3, और बीटा कैप क्या आएगा, अलॉन्ग ए सी, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए सी इज इक्वल टू 4I कैप प्लस 3j कैप बाई 5, और इन दोनों को ऐड कर दो स्ट्रेट अवे, तो अल्फा कैप प्लस बीटा कैप निकाल लो, और फिर आ जाएगा ऐसा 15, ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा क्या, -5I कैप प्लस 10j कैप -10k कैप
प्लस 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो वर्चुअली आ जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 5 7 आई कैप एक सेकंड, ये तुम्हारा 6 माइनस 2 4 जे कैप प्लस 3 के कैप है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 जे कैप प्लस 6 के कैप, इसको थोड़ा सा सही रखना। तो एनीवे तो आएगा माइनस 5 आई कैप, जस्ट कीप इट हियर, माइनस 5 आई कैप and 12 and 10 plus 22 j cap and 6 minus 4 k cap divided by 15। तो ये वेक्टर आ गया और इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, तो चाहे यूनिट वेक्टर यहाँ से निकाल लो, चाहे डी और ए डी माइनस ए करके भी निकाल लो, तो ये भी हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेंथ बी निकालना है तो भाई ई पॉइंट निकाल चुके, तो बी का लेंथ ही ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवे थर्ड क्वेश्चन में प्रोसीजर क्लियर है, क्योंकि कैलकुलेशन में एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी आ रहा है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आगे चलिए। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी आंसर करिए। यूजुअली जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसमें पोजीशन वेक्टर्स कुछ इस तरह से मैनेज होते हैं मोस्टली, कि कैलकुलेशन लेंथी नहीं होता, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, टू फोर्सेस एक्ट एट अ वर्टेक्स ए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टिसेस पर दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ए वर्टेक्स पर दो, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड ए डी। तो एक तो ए बी फोर्स है, ए बी, एक है ए डी, ये दो फोर्सेस हैं ए से, एंड टू एट सी, सी बी एंड सी डी, ये दो फोर्सेस सी से हैं, सी बी एंड सी डी। आगे क्या बोल रहे हैं पढ़िए, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसको आप देखते जाइए। Prove that their resultant is represented by 4EF, where E and F are the middle point of AC and BD. तो you draw the diagonal AC and BD. AC diagonal draw करो, BD diagonal draw करो, AC और BD diagonals का मिड पॉइंट मार्क करो। मान लो ये AC का मिड पॉइंट यहां कहीं है, दैट इज E, एंड BD का मिड पॉइंट कहीं है, कहीं पर भी है, मान लो यहां पर है, सपोज करिए F। तो EF मतलब ये चारों जो फोर्सेस दिख रहे हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो EF का 4 गुना है। हाँ क्या बोल रहे हो, एक सेकेंड, आई एम कमिंग टू यू। ये किसने बता दिया भाई तुमको, ये ज्ञान कहाँ से लेके आया बेटा? तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले प्रूफ करना है कि forces act at the vertex A of a quadrilateral ABCD given by AB and AD। तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD इज इक्वल टू 4EF। हाँ अब जरा कुछ ज्ञान की बातें भी देख ली जाए। हाँ रीत क्या बोला तुमने, फोर्स इज एक्टिंग एट ए सो डायरेक्शन शुड बी रिवर्स्ड, ये किसने बोल दिया तुमको?
ए पर एक्ट कर रहा है फोर्स, तो ऐसा थोड़ी, अब एक बात बताओ, एक ब्लॉक है ऐसे और यहां पर ऐसे फोर्स ऐसे लगा दिया मैंने ए बी, तो हम ये फोर्स ए पर नहीं एक्ट कर रहे, तो ए की तरफ डायरेक्शन थोड़ी होनी चाहिए। किसने बोल दिया? वो तो डायरेक्शन जैसा बताएंगे वैसा होगा। इन्होंने बोला डायरेक्शन ए बी है, ए से बी की तरफ, तो पुलिंग इट, इसको ए से बी की तरफ खींच रहा है फोर्स। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब नहीं होता कि एरो हेड ए पर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी, ऐसे इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करो। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। हाँ, कहाँ है हम लोग? तो देखो, अब ऐसे सिचुएशन में ए बी, ए डी, सी बी, सी डी को ऐड करना है तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका ये है कि हम एक ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको देखो ध्यान से, ये इसको ओरिजिन मान लो, क्योंकि ओरिजिन तो हम कहीं भी चूज कर सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो लेट ओ बी ओरिजिन, लेट ओ बी ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान लो, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी मान लो, सी का स्मॉल सी मान लो, डी का स्मॉल डी मान लो। सो नाउ यू कैन राइट, एलएचएस से स्टार्ट करो, क्या? ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी, बोलो क्या आएगा? बोलो। ए बी इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करो, बी माइनस ए वेक्टर। चलो अब आप करो जरा, तो इतना आइडिया देना बहुत सफिशिएंट है। ऐसे ए डी क्या होगा, ऐसे सी बी लिखो, ऐसे सी डी लिखो, क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस सी, डी माइनस सी। नाउ व्हाट डू यू गेट? टू टाइम्स बी प्लस डी दिख रहा होगा सबको, माइनस ए प्लस सी, बी टू टाइम्स दिख रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं फोर टाइम्स बी प्लस डी बाई टू, और यहां भी फोर टाइम्स ए प्लस सी बाई टू और सी प्लस ए बाई टू, आपकी मर्जी, जो भी लिखो। ई क्या है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बी प्लस ए प्लस सी बाई टू, तो ये फोर ई हो गया, ये फोर एफ हो गया, बी प्लस डी बाई टू, इट इज इक्वल टू फोर टाइम्स एफ, एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ई एफ वेक्टर हो गया। एंड यही प्रूफ करना था। तो अफाइन ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से एनालिसिस करना, और ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का। अदरवाइज आपको काफी रीअरेंज करना पड़ेगा इस यहां तक लाने के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एक बार कंफर्म करो जरा सारे लोग, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, कैपिटल एफ डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 1:2,
OF and AE intersect at point P, then by using vector method, prove that OP is to PF is 3:2. That's a good question. और आई होप आप इसको कर जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने आप आंसर निकालेंगे। फटाफट जल्दी आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, एनीवे नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा इसको। मैंने क्या क्या बताया पूरा पूरा समझ लो। आई थिंक ड्यूरिंग दिस सोल्यूशन द रिकॉर्डिंग वाज ऑफ। तो पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, ए बी, ए ओ का पोजिशन वेक्टर ओ, इसका ए इसका बी लिया, फिर ये मिड पॉइंट था तो ई का पोजिशन वेक्टर ई ओ प्लस बी बाई 2 हो गया। एफ जो है 2:1 रेशियो था, 1:2, तो 2b प्लस ए बाई 3। तो यहाँ से आ गया कि ए वेक्टर ओ ट्वाइस ई ओ प्लस बी आ गया, थ्राइस एफ 2b प्लस ए आ गया। फिर वही प्रोसीजर जो बताया गया ना, उसी को हमने यूज किया कि पहले हम दोनों कॉमन वेक्टर जो था तुम्हारा b, तो उसको हमने सेम बनाया। ये b था, ये 2b था, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब कॉमन वेक्टर सेम हो गया तो मिसिंग वेक्टर को ऐड कर दिया। फिर x और y स्केलर कोएफिशिएंट का समेशन से डिवाइड कर दिया, तो उससे ये मिल गया कि OF लाइन पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर AE लाइन के एक पॉइंट से मैच कर रहा है, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो R इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद पोजीशन वेक्टर A प्लस 2B प्लस 2O/5। और इसको ऑब्जर्व करके पता चला कि वो P पॉइंट OF को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और AE को 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप 6 क्वेश्चन करेंगे। और अब आप क्या क्या कर लेंगे, क्योंकि ये वेकेशंस के पहले की लास्ट क्लास थी आपकी, राइट? तो आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 1 एंड 2 के। ठीक है, और साथ के साथ में गेम 1 एंड गेम 2 कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है गेम 3 भी मैं देख लेता हूँ, अगर उसमें होगा तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इतने क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ के साथ में असाइनमेंट लेवल 1 के भी कुछ क्वेश्चन आप करेंगे 23 से 30 बेटा। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी शेयर्ड 2 लेक्चर एवरी डे फॉर फंक्शंस ऑन फंक्शंस 11th का फंक्शन के पार्ट पर। और वो 2 लेक्चर आप देखेंगे, 2 से 3 लेक्चर, मैं पूरा लिस्ट ही शेयर करूंगा और आप उसमें से 2-2 लेक्चर पर डे देखेंगे और उससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो करेंगे। कल की डाउट क्लास तो अभी होगी उसमें कोई हाँ, कल की डाउट क्लास के बारे में आप जो भी डाउट हो आज ही पोस्ट कर दो, अगर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो। अदरवाइज वेक्टर के डाउट जो हैं, जो अभी तक आपने किया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बट पहले से मेंशन कर देंगे, ये नहीं कि क्लास के अंदर में आधे वेक्टर के सवाल पूछ रहे हो आधे प्रोबेबिलिटी के, तो वो डाउट लेक्चर जो है उसको फिर वो आइसोलेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बेटा। लेट्स क्लोज द कॉल। बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।